Hello and welcome to Gyan Bharat Special Education, and I'm your educator, and this is my channel. So please like करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें हमें। और अभी हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, एक क्रैश कोर्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हम साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब पढ़ेंगे। सो इससे आपकी जो फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। एंड जो साइकोलॉजी के जितने भी मतलब जो पेपर्स होते हैं, जैसे कि आपका काउंसलर्स का एग्ज़ाम है जो अभी एकलव्य में आने वाला है, उसमें बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो उसके एग्ज़ाम देने के लिए आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। देन डीएसएसबी का जो सेक्शन है, कि चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो आपका स्पेशल एजुकेटर का पेपर हो, स्पेशल एजुकेटर के पेपर में भी साइकोलॉजी का जो सेक्शन है वो आता है, तो वो भी इससे आपका कवर हो जाएगा। देन केवीएस, देन एनबीएस, देन आर्मी स्कूल हो गया आपका, और क्या कहते हैं हमारे यूजी से नेट तक का यहाँ पे कोर्स हो सकता कंप्लीट हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें सारी की सारी चीज़ें फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी जो हम जनरल साइकोलॉजी बोलते हैं वो सब इससे कवर हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। तो दिस दिस इज द क्रैश कोर्स ऑफ साइकोलॉजी। ओके, तो अभी हमने पढ़ा क्या क्या चीज़ें इससे कवर होंगी। लेट्स स्टार्ट फॉर साइकोलॉजी। हमने अभी दो पार्ट पढ़े हैं साइकोलॉजी के, जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा, जिसके अंदर पढ़ा द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। और ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। ये नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस के प्रिंसिपल पर भी बेस्ड है। एंड हमने इसके अंदर आगे जाके पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे फिलोसफर्स हैं। देखो, पहले क्या होता था, ये जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट था वो फिलॉसफी से ही, मतलब जो साइकोलॉजी की जो मदर है वो ये कह सकते हैं कि वो फिलॉसफी है, क्योंकि जो साइकोलॉजी की जो टर्म्स हैं, जो आइडियोलॉजी है, वो बेसिकली हमारे फिलॉसफी से निकल कर आई है। ठीक है ना। और फिलॉसफी क्या होता है? द नॉलेज, आप है ना अपने नॉलेज और जो विजडम है वो एक्वायर करते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। और साइकोलॉजी साथ ही साथ जो हमारे फिजियोलॉजी पर भी बेस्ड होती है, मतलब वहाँ से भी इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकलते हैं। जहाँ पे हमने चार्ल्स डार्विन को पढ़ा, इन्होंने जो कि थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उसके अंदर इन्होंने कि कैसे इंसान, ह्यूमन स्पीशीज जो है उसके बारे में बताया, उनकी नेचुरल सिलेक्शन, हाउ दे फिट फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। ये दो इम्पॉर्टेंट नीड्स है जिसकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग है वो इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते हैं और जिंदा रहते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड सेक्शन में हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। देखो कि जब फर्स्ट सेक्शन जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने एक तरीके से अप्रोच पढ़ ली थी, और जो लास्ट सेक्शन था हमने मतलब एक तरीके से कवर अप कर लिया था, जिसके अंदर सिर्फ हमने अप्रोचेस के नाम पढ़े थे और कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट थे, उनका क्या क्या योगदान रहा है, वो सब हमने पढ़ लिया था। तो अब हिस्ट्री में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पता है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, अब पूरा जो सेक्शन है वो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें फिलोसफी का मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या स्कूल ऑफ थॉट्स बोलते हैं। तो स्कूल ऑफ थॉट्स क्या होता है, वही बात है एक तरीके से फिलोसफी या कुछ है, मतलब फिलोसफी से ही सिमिलर होती है। जैसे कि पहले है कि जैसे कि अब विलियम जेम्स हैं। अब विलियम जेम्स का एक कॉन्सेप्ट है कॉन्शियसनेस, ना फंक्शनलिज्म। अभी फंक्शनलिज्म की जो इनके विचार हैं, ऐसे ही सिमिलर लोग इसी सेम प्रिंसिपल्स को मानते हैं, सेम कॉन्सेप्ट को मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब भी फंक्शनलिस्ट विचारधारा वाले हो गए। तो ये सारे के सारे एक ही स्कूल में हैं। ठीक है ना। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट में जिन्होंने भी फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्शियसनेस की बात की, वो सारे के सारे फंक्शनलिज्म के स्कूल में आ जाते हैं। और जिन्होंने अनकॉन्शियस की बात की तो साइको एनालिटिकल अप्रोच के अंदर और साइको एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। स्कूल ऑफ थॉट्स वही होता है कि एक ही तरह के विचारधारा वाले लोग एक ही स्कूल में एक तरीके से उनका एडमिशन कर दिया, तो ये होता है स्कूल ऑफ थॉट्स। तो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे स्कूल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स,
और उनमें कैसे कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ और कैसे साइकोलॉजी आज के मॉडर्न टाइम में एक इम्पॉर्टेंट फील्ड इमर्ज होकर आई, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत सारे, तो इन्हीं के बारे में पढ़ें, जैसे कि पैवलॉन हो गए, सेगमेंट फ्रॉइड हो गए, कार्ल रोजर्स हो गए, तो इनको हम इनको डिटेल में इसके अंदर पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट, स्ट्रक्चरलिज्म। देखो, स्ट्रक्चरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स टेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, कि जो हमारा माइंड है वो स्ट्रक्चर के बेस पर है। स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि ये कोई बिल्डिंग है, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है किसी चीज़ का, तो स्ट्रक्चर ही होता है कि किसी चीज़ का एलिमेंट्स की बात करना, किसी के कंपोनेंट्स पर बात करना, वो स्ट्रक्चर की बात कर रहा। तो हमें इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट दिया स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट आते हैं वो आते हैं हमारे विलियम इन्होंने 1832 से 19 फेज ऑफ टाइम है। ये पहले ऐसे, वैसे तो ये फिजियोलॉजिस्ट थे, तो ये पहले ऐसे फिजियोलॉजिस्ट थे, आप कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अपनी स्टडी में इन्वॉल्व किया। ठीक है, तो उन्होंने अप्लाई द साइंटिफिक प्रिंसिपल टू स्टडी द ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड को आप साइंटिफिकली तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने टाइम पढ़ाई की, उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने इसके लिए एक्सपेरिमेंटल अप्रोच यूज, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स यूज किए इन्होंने, और एक्सपेरिमेंट्स में वही कॉज और इफेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि कॉफ़ी का लर्निंग पर क्या इफेक्ट होता है, क्या कॉफ़ी की वजह से लर्निंग इम्प्रूव होती है, एक तरीके से कॉज और इफेक्ट हो गया इसका। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई। तो ये सबसे पहले साइंटिफिकली अप्रोच जो है साइकोलॉजी के अंदर विलियम ने दी। इन्होंने एक लैब बनाई, ठीक है, जर्मनी के अंदर। ये फर्स्ट लैब थी जो इन्होंने इस्टेब्लिश की जर्मनी के अंदर 1879 में, फर्स्ट लैब, जहाँ पर कॉन्शियसनेस, परसेप्शन, सेंसेशन जैसे टॉपिक्स पर स्टडी होती थी, और ये साइंटिफिकली भी होते थे। मतलब इस पे हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते थे विलियम वुड्स, और उन्होंने वहाँ पर टॉपिक, मतलब जो ये मानते थे कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट में ये बिलीव करते थे, ये मानते थे कि अवेयर ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स, थॉट्स, एक्सपीरियंस, इमोशंस एंड नॉन फिजिकल एलिमेंट्स जो हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करते हैं, उनका मानना था। और ये मानते थे कि ऑब्जेक्टिव एंड मेजर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन। और यहाँ पे एक आएगा कि ये जो मेजर करते थे, मतलब जो ये इनकी नाप, जो ये बिहेवियर थॉट्स को मेजर करते थे, वो ऑब्जेक्टिव वे में करते थे। मतलब ये नहीं है कि जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन जो हमने बताया था कि आप खुद को सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ एनालिसिस का तरीका होता है इंट्रोस्पेक्शन। सिंपल सी बात है, जब मैं खुद को एनालाइज करूँगी तो मेरे खुद के लिए पॉइंट ऑफ व्यू कैसे होंगे, सब्जेक्टिव होंगे ना, क्योंकि हर इंसान अपने आप को अच्छा पॉजिटिव ही बताएगा ना, कि मेरे अच्छे थॉट्स पैटर्न है, मेरे अच्छे इमोशंस हैं, पॉजिटिव इमोशन रहता है। बट इन्होंने कहा नहीं, वहाँ पे हम सब्जेक्टिव नहीं होते, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स कैसे होंगे किसी चीज़ को लेके, जब आप उसे क्वेश्चन ईयर में डेवलप करेंगे आपके थॉट्स पैटर्न्स को। ठीक है, जब आपके थॉट पैटर्न को एक सवाल की लिस्ट में होंगे, जो सर्वे के फॉर्म में होंगे, तो इंटरव्यू के फॉर्म में होंगे, जहाँ पे हम खुद के सेल्फ थॉट्स पैटर्न इमोशन को मेजर करेंगे, बट सब्जेक्टिव वे में, नॉट सॉरी नॉट सब्जेक्टिव वे में, ऑब्जेक्टिव वे में। तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव मेजर्स दिए टू मेजर ओन थॉट्स पैटर्न्स, इमोशंस, एंड he called
उन्होंने उनको इंट्रोस्पेक्शन का नाम दिया। फिर उसके बाद इनके जो स्टूडेंट हैं टीचनर, ये है टीचनर, ठीक है। इन्होंने टीचनर एडवर्ड टीचनर ने जो इनके थॉट्स हैं ना, ओरिजिनल आइडियाज हैं, उसको एक्सपेंड किया एंड अप्रोच एज अ स्ट्रक्चरलिज्म की अप्रोच थी। कि हमने इससे पहले क्लासेस में भी पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चरलिज्म की अप्रोच है ना, वो तो टीचनर ने दी है, बट इन्होंने जो विलियम वुड था उन्होंने बोला कि हम जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ थॉट्स, माइंड, इमोशंस होता है उसको हम सिंपल वे में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड थॉट है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके स्ट्रक्चर में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप एटम को छोटे छोटे स्ट्रक्चर में जैसे डिवाइड कर दिया, तो ब्रेन है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन आप कैसे पढ़ें, एक पूरा ब्रेन उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है हर एक हिस्सा जो उसका होता है कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बट क्या किया, जब हमने उसको पढ़ना स्टार्ट किया तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर में डिवाइड किया कि हमने पहले बोला कि ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, दैन उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। इससे क्या हो गया, चीज़ जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी वो बहुत ईजिली हो गई आपको समझने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने उस अप्रोच को नाम दिया स्ट्रक्चरलिज्म, वो यूज़ करते थे बट उन्होंने कोई नाम नहीं दिया था। बट ये ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन मेथड तो यूज़ करते थे विलियम वुड, और टिचनर भी ने सेम ही मेथड यूज़ किया था। फिर आता है हमारे टिचनर की स्टूडेंट थी, ये है टिचनर की स्टूडेंट मार्केट एफ वॉशबर्न। ये पहली वुमेन थी जिन्होंने पीएचडी रिसीव की थी। उस समय क्या होता है, वुमेन को इतनी एजुकेशन नहीं देते थे या वुमेन हायर एजुकेशन में भी इन्वॉल्व नहीं थी, तो ये पहली वुमेन थी जिन्होंने पीएचडी रिसीव की थी। और इनका जो 1908 इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था द एनिमल माइंड, ठीक है। ये इनके स्टूडेंट थे जिन्होंने पीएचडी रिसीव किया और ये उनकी बुक है जिसका नाम है द एनिमल माइंड। तो अब हम थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्या पढ़ा हमने कि स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा। इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा विलियम वुड के बारे में, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कह सकते हैं इन्हें, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट सबसे पहले एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी की लैब जो है लैब बनाई जर्मनी में। तो इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कह सकते हैं। और इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया और इन्होंने बोला कि हम ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन से हम अपने थॉट पैटर्न इमोशन को मेजर करते हैं। फिर आती है सेकंड बात एडवर्ड टीचनर पर। ये इनके स्टूडेंट थे, इनके स्टूडेंट हैं। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया अप्रोच ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म दिया इन्होंने। सॉरी, अप्रोच ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म दिया इन्होंने सेम मेथड ही यूज़ किया टू स्टडी थॉट पैटर्न, सेंसेशन, परसेप्शन, कॉन्शियसनेस, ठीक है। फिर इनके स्टूडेंट्स आते हैं और इन्होंने सबसे पहली वुमेन थी जिन्होंने पीएचडी रिसीव किया। सेकेंड थिंग है इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था दी एनिमल माइंड। तो स्ट्रक्चरलिज्म में ये 3 कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए। देन हम आते हैं फंक्शनलिज्म पर। फंक्शनलिज्म पर आते हैं कॉन्शियसनेस टू एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो विलियम जेम्स जो हैं उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की अप्रोच को रिजेक्ट कर दिया।
मैंने कहा मैं नहीं मानता स्ट्रक्चरलिज्म कोई कॉन्सेप्ट होता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो स्ट्रक्चर पर बेस्ड होती है। आप किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर पे कैसे ही फोकस कर सकते हो? कहीं ना कहीं उसके फंक्शंस भी तो होंगे, कहीं ना कहीं कोई चीज़ फंक्शन भी तो करती होगी। जो स्ट्रक्चर थोड़ी ना है, ब्रेन और स्ट्रक्चर ही थोड़ी ना है, उसके फंक्शंस भी तो हैं उसके साथ साथ। तो विलियम जेम्स जो है वो फंक्शनलिज्म के अप्रोच को देने वाले पहले आदमी थे, और ये फॉर द टाइम ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। और 1970 में उन्होंने एक बुक लिखी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन 1891, और ये इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं कि विलियम जेम्स ने क्या लिखा, बुक लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बताया। कि इम्प्रेस्ड बाय, हमने कल भी पढ़ा था क्लास में, प्रीवियस क्लास में, जो फंक्शनलिज्म जो विलियम जेम्स हैं वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल फिटनेस से इम्प्रेस थे, क्योंकि इन्होंने भी कॉन्शियसनेस की बात की। और इनका जो विलियम जेम्स का कॉन्शियसनेस का मतलब होता है, कॉन्शियसनेस क्या होती है? कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फ्लो होता है, जो कंटिन्यूअस कॉन्शियसनेस चलती रहती है, अवेयरनेस होती है हमारे अंदर। देन आती है हमारे इसमें मैरी वो, फिर इनके विलियम जेम्स के स्टूडेंट हैं मैरी वाइटनर, काल्किंस, हु रोट, उन्होंने एक बुक लिखी है द इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी 1901, एंड शी इज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 1905, but cannot get a PhD degree because she is a woman. अब ये भी जो थी पहली वुमेन थी जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी, बट इन्हें PhD डिग्री नहीं दी, इन्होंने PhD डिग्री नहीं मिल पाई क्योंकि ये वुमेन थी। ठीक है, और ये जो फेज ऑफ टाइम है ये अमेरिका की बात है, वो जर्मनी की बात है। देन हम आते हैं अपनी साइको एनालिसिस पर। साइको एनालिसिस अंडरस्टैंड इनर पर्सन, हमारी इनर पर्सन ही अनकॉन्शियसनेस पर फोकस करते हैं। और ये बहुत ही साइको एनालिस्ट के कॉन्सेप्ट और साइकोडायनामिक्स के फादर कहा जाता है, जिनका नाम है सिगमंड फ्रॉइड। और इनको तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है इनका साइकोलॉजी में। इन्होंने साइकोलॉजी को बिल्कुल ही डिफरेंट वे पे लेकर चले गए, और इनका जो मेथड था वो था साइको एनालिसिस का मेथड यूज़ करते थे। बट उन्हीं के कुछ ऐसे कलीग्स थे जो इनकी जो फिलोसफी है उसको मतलब कम्प्लीटली उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, कम्प्लीटली मानते नहीं थे। जैसे कि कार्ल रॉजर्स, एडलर और हॉर्ने एंड एना फ्रैंक, ये इनकी खुद की डॉटर है। ये साइको एनालिस्टिक अप्रोच में बिलीव करती थी, मतलब ये बिल्कुल एक तरीके से रेडिकल नहीं थी, बिल्कुल रेडिकल या बिल्कुल कट्टर विचार के नहीं थे ये लोग, मतलब थोड़ा सा लाइट व्यू टूवर्ड्स ह्यूमन बीइंग भी था। तो क्या है कि वी डील विद, जो सेगमेंट फ्रॉइड थे वो जो नर्वस डिसऑर्डर से सफ़र करने वाले लोग हैं उनको स्टडी करते थे, विच हैड नो फिजिकल कॉज, साइकोसोमैटिक। इन्होंने बोला कि जितने भी डिसेबिलिटीज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनमें कोई भी फिजिकल कॉज नहीं है उन डिसेबिलिटीज़ का, वो सारे के सारे अनकॉन्शियस सफरिंग, अनकॉन्शियस माइंड की सफरिंग से डील कर रहे हैं। ठीक है, उनकी जो अनसफरिंग मतलब जो अनकॉन्शियस माइंड है जिसके अंदर उनकी डिज़ायर्स और नीड्स है ना, उसकी वजह से सफ़र करें, क्योंकि वो उनकी डिज़ायर नीड्स ऐसी डिज़ायर्स है जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, बट कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली वो उसको सप्रेस किए जा रहे हैं, उसकी वजह से उनको बीमारियाँ हो रही हैं, उनकी वजह से वो डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। और इसके लिए वो हिप्नोसिस का मेथड यूज़ करते थे। वो हिप्नोसिस होता है ना, जिसमें आपने देखा हो एक पेंडुलम होता है, ऐसे ऐसे सामने मतलब आइस की मतलब मूवमेंट लगते हैं, दैन क्या पिछले जन्म में चले गए, वैसा वाला कॉन्सेप्ट। बट ये हिप्नोसिस का मेथड यूज़ करते थे अपने पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को डील करने के लिए। और इन्होंने कोई साइंटिफिकली नहीं बोला, इनकी जो पूरी स्टडी थी ना, वो जो इनके क्लाइंट्स हैं
उनके स्टडी पर बेस्ड पूरा का पूरा जो इनका कॉन्सेप्ट था वो केस हिस्ट्री पे ही रहता था, और वो जो अपने क्लाइंट की हिस्ट्री पे, ये क्या करते थे अपने क्लाइंट्स को, मतलब पेशेंट्स हो गए, क्लाइंट्स हो गए, उनको एक सोफे पे बोलते थे लेट जाओ, अरे उनके पीछे बैठते थे क्योंकि ये उनके जो क्लाइंट्स हैं वो इनको देख ना पाए, और फिर उनको लेट के जो भी इनके फ्री एसोसिएशन, तो जो भी थॉट्स आपके माइंड में सबसे पहले आ रहा है उसको बताओ, क्या क्या सोच रहे हो आप इस, और क्या क्या, और वो जो सारे थॉट्स है ना आपको अनकॉन्शियस होंगे, आपके अनकॉन्शियस डिजायर लीव्स और अनकॉन्शियस माइंड में होंगे। और इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ माइंड की बात की कि एक तो आपका कॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है, देन आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है, देन आपका प्री कॉन्शियस माइंड होता है, जिसके बारे में अभी प्रेजेंट टाइम में आप हैं, इसके बारे में आप अवेयर हैं, कॉन्शियस के बारे में अवेयर होते हैं, अनकॉन्शियस को आप सप्रेस करते रहते हैं, ठीक है। अब है इसमें फ्रॉइडियन स्लिप, जिसके अंदर इन्होंने बोला कि जो मिस प्रोनाउंसिएशन, फॉरगेटफुलनेस, जोक्स, ड्रीम्स, ये कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस से रिलेटेड होता है, मतलब कि आपने कोई भी चीज़ स्लिप ऑफ टंग बोल दिया, भी कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके अनकॉन्शियस माइंड में थी, जैसे कि आपने कुछ वर्ड बोला बट उसको रॉन्गली प्रोनाउंस कर दिया ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप वो चीज़ मानते हैं बट उसको सप्रेस किए जा रहे हैं, वो कहने का मतलब है। फिर आते हैं हमारे जो ये न्यूरो साइको एनालिस्ट थे, इनमें जो कार्ल यंग है, इनका थ्योरी थी कलेक्टिव अनकॉन्शियस पर, इन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात की, और क्या कहते हैं, और इसके अंदर जो एडलर है उन्होंने इंफीरियर कॉम्प्लेक्स की बात की, इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये होता है कि जो इसमें इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स ये होता है कि इनमें जैसे उनके कुछ वर्ड्स थे, जैसे कि सेगमेंट फ्रॉइड है, उन्होंने बोला कि जो वीमेंस हैं उनको एंजाइटी इसलिए है क्योंकि कि दे डोंट हैव पेनिस, दैट्स व्हाई दे हैव इश्यूज, ये सेगमेंट फ्रॉइड का कहना था। बट एडलर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि वुमेन इसकी वजह से मतलब जो उनको इश्यूज हो रहे हैं या उनको प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स हैं, तो एडलर जो है उन्होंने कहा कि हमारे मतलब जो इंफीरियर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि उन्होंने बर्थ वाली जो स्टेज है उनको बोला, जब हम मतलब ऐसे कि एक फैमिली में 3 बच्चे हैं, सेकेंड थर्ड, जो पहला होगा वो कॉन्फिडेंस पैदा होगा, कॉन्फिडेंस होगा मतलब उसके अंदर डोमिनेंट होगा क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटीज मिली होंगी, बट जो थर्ड पर्सन, थर्ड चिल्ड्रन है, मान लो उसको अटेंशन नहीं मिला, मान लो 3 में से मान लो उसको अटेंशन नहीं मिला, तो ये क्या अपने आप में इंफीरियर कॉम्प्लेक्स फील करेगा, और उसमें सुपियरिटी और इंफेरिटी के कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाते हैं जब अटेंशन नहीं मिलता, ये सारे कॉन्सेप्ट्स उन्होंने बोले। फिर आते हैं हमारे जो एना फ्राइडे, इन्होंने भी सेम स्टडी की है कार्ल रॉजर्स के साथ मिलकर। और फिर आते हैं एरिक्सन की थ्योरी भी आती है इसके अंदर, जो बोलते हैं आइडेंटिटी थ्योरी, एरिक्सन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस जो हैं वो सब है। तो ये तो हमने पूरा ही डिटेल में पढ़ लिया कि इसमें क्या है। देन हम स्टडी करते हैं बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म क्या होता है, टू ऑब्जर्व एक्सटर्नल पर्सन, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था साइको एनालिसिस में होता है टू स्टडी इंटरनल पर्सन, अब इसमें एक्सटर्नल बाहर की चीज़ों को ऑब्जर्व करना, उस पर ध्यान देता है बिहेवियरलिज्म। और इसके जो फादर हैं बिहेवियरलिज्म के वो हैं हमारे वॉटसन, इन्होंने बोला कोई कॉन्शियस नहीं होता, कोई अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई स्ट्रक्चरलिज्म नहीं है, कोई फंक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इन सारे कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हुए इन्होंने खुद की एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको बिहेवियरलिज्म बोला। इन्होंने कहा जो बिहेवियर है इंसान का उसको शेप कर सकते हैं हम, और कंट्रोल कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कॉन्शियस या अनकॉन्शियस को ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में जेम्स वॉटसन ने बोला। और इन्हीं जेम्स वॉटसन का जो कॉन्सेप्ट है वो पैवलॉन की जो थ्योरी है ना क्लासिकल कंडीशनिंग, उससे मोटिवेटेड है। और जो इवान पावलॉन है वो एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया था, डॉग पर स्टडी किया था
कि स्टडी में एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में क्या था कि आप जब डॉग को फूड दिखाएंगे ना तो वो सलाइवा सेक्रेट करेगा। ये इनका नॉर्मल डॉग का बिहेवियर, नेचुरल बिहेवियर है डॉग का। खाना देखते उसको सलाइवा रिलीज हो जाता है, मतलब लार बोलता है इसको, वो रिलीज होता है। बट इन्होंने इस पर कंडीशनिंग क्या रखी, इस बिहेवियर को उन्होंने लर्न कराने की कोशिश की और कंट्रोल करने की बिहेवियर की कोशिश की। उन्होंने एक बैल दिखाया, ठीक है। इसका मतलब जो डॉग है वो फूड को देख के सलाइवा सिक्रीट ना करे, वो बैल को देख के सलाइवा सिक्रीट करे। तो यहाँ पे कंडीशनिंग स्टिमुलस प्रोवाइड किया। जब कंडीशनिंग स्टिमुलस प्रोवाइड किया तो उन्होंने कंडीशनिंग रिस्पॉन्स देना शुरू किया। मतलब यहाँ कंडीशन हो गई कि जब बैल बजेगी तभी सलाइवा रिलीज होगा और उसकी इनपुट फूड तो मिलेगा ही। तो एक तरीके से आपको रेनफोर्समेंट मिल ही रहा है, रिवॉर्ड मिल ही रहा है। बट इसको एसोसिएट करने की कोशिश की है बैल और डॉग के सलाइवा रिलीज रिस्पॉन्स को, यहाँ पे एसोसिएशन हुआ। तो इसलिए इनकी थ्योरी को एसोसिएशन भी कहते हैं। और एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, स्टिमुलस क्या हो गया बैल और रिस्पॉन्स हो गया डॉग का सलाइवा, ठीक है। देन आते हैं हमारे स्किनर। स्किनर का जो कॉन्सेप्ट था वो ऑपरेंट कंडीशनिंग पर था। उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बात की और ये जो थे वो बिल्कुल रेडलिस्ट बिहेवियरिस्ट आइडियोलॉजी के थे, बिल्कुल कट्टर, यूँ चीज़ों को नहीं माना बिल्कुल। इन्होंने रेनफोर्समेंट थ्योरी ऑफ दिया है, जिसके अंदर इन्होंने बोला कि जब हमें रिवॉर्ड मिलता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस में हम अपना बिहेवियर करते हैं। और रिवॉर्ड होता है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा कि आपको भाई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, देन आपकी इजीली शादी हो जाएगी, ये आपका रिवॉर्ड है। और आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और आप बहुत मस्त लाइफ एंजॉय करेंगे, ये रिवॉर्ड है आपका। इस रिवॉर्ड के लिए आप DSSB का पेपर देना चाहते हो और जॉब को अचीव करना चाहते हो। ओके, तो ये क्या हो गया, आपका पॉजिटिव रिवॉर्ड हो गया। और जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो हमेशा आपके बिहेवियर को इंक्रीज करते हैं, चाहे वो आपको पॉजिटिव रिवॉर्ड दें, चाहे कोई नेगेटिव चीज़ें आपको मतलब आपके साथ करें रिवॉर्ड में और फिर आपके बिहेवियर को इंक्रीज करें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, रिवॉर्ड की थ्योरी पर बेस्ड है। तो हमारे विलियम जेम्स का तो यही कॉन्सेप्ट था, रेनफोर्समेंट की थ्योरी। देन हम पढ़ते हैं गेस्टाल साइकोलॉजी। गेस्टाल साइकोलॉजी मानती है कि जो जितनी भी चीज़ें होती है ना दुनिया में, द होल इज अ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। मतलब आप किसी भी चीज़ को एज अ होल परसीव करते हो। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे कुछ, जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर है, जो इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं, जब आप ये जो वाइट वाले हिस्से को देखेंगे ना, ये वाइट बैकग्राउंड में, जब ये वाइट बैकग्राउंड को देखेंगे तो आपको एक वेसल दिखाई देगा। इस वाइट वाले सेक्शंस को देखो, सिर्फ यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है सिर्फ वाइट वाले पे फोकस करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा यहाँ से कि एक ऐसा कुछ वेसल बन रहा है। बट जब आप इस ब्लैक वाले हिस्से पर फोकस करोगे तो आप क्या देखेंगे, तो फेसेस दिखाई देंगे, ठीक है। ये इल्यूजन का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को एज अ कंप्लीट परसीव करते हो। जैसे कि आपने कोई पेड़ देखा, ट्री देखा, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपको पहले ट्री के पत्ते दिखाई दिए हों, फिर आपको बीच का तना दिखाई दे रहा हो, देन आपको रूट्स दिखाई दे रहे हो, फिर फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं। नहीं, पूरा का पूरा ट्री परसीव करेंगे ना। जब पूछेंगे कि सामने क्या दिखाई दिया, तो पूछो पॉइंट आउट करके क्या दिख रहा है, तो सीधे क्या बोलेंगे, पेड़ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा नहीं, अरे मुझे तो पत्तियाँ दिखाई दे रही, फिर दूसरा आदमी बोलेगा मुझे तो जड़ें दिखाई दे रही, अरे नहीं मुझे तो फूल फ्लावर्स दिख रहे हैं, मुझे फ्रूट्स दिख रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को एज अ कम्प्लीटली परसीव करेंगे। आप तो फिगर सेकेंड है, फिगर सेकेंड में क्या है, जब इस आप व्हाइट वाले पोर्शन को देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक एनिमल दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट आप इस ग्रीन वाले पोर्शन को देखेंगे तो आपको क्या देखेंगे, ब्लैक वाले पोर्शन को देखेंगे तो आप ट्री दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे और एक इमेज बन रही है, इधर देखिए, एक इमेज है, ये आपको गौरिला और बंदर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।
ये हमारे परसेप्शन है, चीज़ हम परसीव कैसे करते हैं। देन यहाँ पे है कि जब हम व्हाइट वाले बैकग्राउंड को देखेंगे तो हमें एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो आपने चीज़ कम्प्लीटली परसीव किया ना यहाँ पे। ये तो है ट्रायंगल का ये वाला हिस्सा पहले दिखाई दिया, फिर ये दिखाई दिया, फिर ये दिखाई दिया, पूरा का पूरा ट्रायंगल दिख रहा है ना। ऐसा तो ना पहले ये हिस्सा दिखा, फिर ये दिखा, फिर ये नहीं, हमें ये पूरा का पूरा ट्रायंगल ही परसीव हो गया कम्प्लीटली। तो गेस्टाल्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं किसी भी चीज़ को एज ए कम्प्लीटली परसीव करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हाफ पार्ट में परसीव करते हैं। और गेस्टाल्ट इन जर्मन, जो एक गेस्टाल्ट एक वर्ड है वो क्या है, जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड होल, पूरे के पूरे चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होल। और कॉन्फ़िगरेशंस मतलब पूरा एक फिगर जो है आपको वो दिखाई दे रहा है। फोकस ऑन द स्टडी द एंटायर पैटर्न रादर देन स्मॉलर फ्रेगमेंट, कि आप किसी भी चीज़ को एंटायरली देखते हैं बजाय किसी भी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स या स्मॉल पीस या कंपोनेंट्स में देखते हैं। तो एक तरीके से क्या हुआ, ये स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट वाली बात होगी। जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो क्या बोलता है, किसी भी चीज़ कॉम्प्लेक्स चीज़ को स्मॉल पार्ट्स में देखते हैं, देन उसको छोटे छोटे समझते हैं, कोई परसीव एज अ होल करने वाली बात नहीं है उसमें। और जो हम क्या कहते हैं इसके अंदर और 5 फिनोमिना आता है। एक एनालिटिकल अप्रोच है जिसमें जो हाउ वी सॉल्व, हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो एज अ होल करते हैं। और जो गेस्टाल्ट आइडिया है वो पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी होता है, जिसमें हम लर्निंग, मेमोरी, थॉट पैटर्न्स ये सब पढ़ते हैं। तो इनसाइट थ्योरी भी इसके अंदर आती है। ये हम जब पूरे टॉपिक डिटेल्स में पढ़ेंगे तो तब हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है। टू नो द रूट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी मेनली फोकस करती है थिंकिंग पर, अंडरस्टैंडिंग पर, टू नो द वर्ल्ड, कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। अब जो इसमें मिलर एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ये कहते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है, लर्निंग जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाले उन्होंने इसमें कॉन्सेप्ट दिया उस पर है कि आप किसी भी चीज़ को कोई स्कीम्स पैटर्न्स फॉर्म में देखते हैं और उसको फिर परसीव करते हैं, ठीक है। तो इसमें फोकस ऑफ थिंकिंग होता है कि आप कैसे थिंक करते हैं, सोचते हैं, किस कैसे चीज़ों को कॉम्प्रीहेंस करते हैं। जैसे पैराग्राफ है ना, उसको क्या क्या मतलब समझता है पैराग्राफ में, तो पूरा उसका एक मतलब पूरा कंप्लीट कॉम्प्रीहेंशन क्या होगा, कि पूरा अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इसका ये जो पैराग्राफ है किस पर लिखा हुआ है, उसको पूरा का पूरा एक तरीके से कंबाइन करके अंडरस्टैंड करना। टू नो द वर्ल्ड, कि आप वर्ल्ड के बारे में क्या समझते हैं, दुनिया को किस तरीके से देखते हैं, उसके लिए आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी इस चीज़ पर फोकस करते हैं। और 1960 में बर्नर ने कॉग्निटिव साइकोलॉजी पर बुक लिखी है। जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बिल्कुल जैसे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है ना, वैसा ही है, सेम सेम। अब कैसे वो समझते हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर के अंदर को इनपुट डालते हैं, है ना, कुछ आपने इनपुट डाले तो कुछ प्रोसेस होगा, देन आउटपुट होगा। जैसे कि आपने कोई वर्ड बोला ए, है ना, ए से रिलेटेड जितने नाम है आपके दिमाग में आ गए, ए से रिलेटेड आप जितने लोगों को जानते हैं लाइफ में, उन उन लोगों के नाम आ जाते हैं आपके दिमाग में। तो ये है जैसे कि अब ये इनपुट सिर्फ एक थिंक किया आपने, ये कुछ नाम है जो आपने बोले हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं हूँ, दिस, यहाँ पे जैसे कि मैं हूँ, और यहाँ पे है कोई और दूसरा बंदा, जैसे कि विदुषी, है ना, एक दूसरी लड़की यहाँ पे खड़ी है। जैसे कि मैंने बोला ए से रिलेटेड जितने भी नाम मेरे दिमाग में आए, 1 2 3 4, ये 4 नाम मेरे माइंड में आए सबसे पहले। तो मैंने इन 4 नाम है इन्हें बोला, ये क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेस होगा, मतलब ये यहाँ से जा रहा है, देन यहाँ पे इसको विदुषी को सुनाई दिया, तो यहाँ पे क्या क्या इसने डिकोड किया। प्रोसेस मतलब ये मीडियम है, फ़ोन पे भी हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा जो फ़ोन लाइन है ये इसको यहाँ जाके बताएगा कि यहाँ पे क्या क्या नाम बोले गए, फिर विदुषी इसको डिकोड करेगी,
ठीक है। अब इसमें फिर सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। देन उन्होंने बोला कि इसमें से तो मुझे सिर्फ 2 लोगों को जानती हूँ मैं। उसने बोला कि मुझे इसमें से 2 लोगों के नाम पता है बस। ठीक है, ऐसे 2 लोगों के नाम पता है, बाकियों को ये नहीं जानते हैं। तो ये क्या पूरा प्रोसेस हो गया। तो क्या होता है कि पहले आप कंप्यूटर में भी तो होता है कि जैसे आपने कोई इनपुट डाला कंप्यूटर में, माय नेम इज डैश, कंप्यूटर ने रिप्लाई, थोड़ा प्रोसेस चलेगा कंप्यूटर में, इसमें और कंप्यूटर की खुद की लैंग्वेज होगी, उसको समझेगा एल्गोरिथम को, देन बोलेगा। फिर अपना नाम जो आपने यहाँ टाइप किया है, ये माय नेम इज यहाँ पे लिखा हुआ आएगा और आप यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे दिख जाएगा। तो कंप्यूटर जैसे प्रोसेस करता है ना इंफॉर्मेशन को, तो आपने कुछ इनपुट डाला, देन उसका आपको आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे कुछ एनकोडिंग होगी, फिर यहाँ पे डिकोडिंग होगी। ये सारी चीज़ें जब आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस की थ्योरी पढ़ते हैं उसके अंदर पढ़ेंगे। जब आप अटेंशन पढ़ते हैं उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट चलता है, मेमोरी के कॉन्सेप्ट में कॉग्निशन की बात की जाती है, लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट में कॉग्निशन की बात की जाती है, कम्युनिकेशन में तो आपने ये वर्ड सुने ही होंगे, एनकोडिंग डिकोड करना, जो एक कम्युनिकेशन की साइकिल होती है वो ऐसी होती है। तो जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है उसमें आप ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते हैं, लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं, परसेप्शन के बारे में पढ़ते हैं, अटेंशन के बारे में पढ़ते हैं, मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं, थिंकिंग एंड हाउ यू सॉल्व प्रॉब्लम्स और डिसीजन मेकिंग भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कॉग्निटिव के कॉन्सेप्ट्स हैं। नाउ वी स्टडी अबाउट ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म जो है वो एक पॉजिटिव अप्रोच रखती है ह्यूमन बीइंग के बारे में। ठीक है, जैसे कि यूनिक एबिलिटी टू ह्यूमन बीइंग, कि ये मानते हैं कि ये जो ह्यूमन बीइंग है वो एक यूनिक ही है, एक यूनिक ह्यूमन बीइंग है। और जितने लोग हैं, ऑल पीपल डेवलप एंड कंट्रोल लाइफ एंड बिहेवियर इन नेचुरल वे। हम अपने बिहेवियर और क्या कहते हैं हमारा अपने बिहेवियर लाइफ विद नेचुरल, जो अपनी लाइफ है उससे और बिहेवियर को हम नेचुरल वे में डेवलप करते हैं। और ये मानते हैं कि हम जो भी चीज़ें सीख करते हैं, नॉलेज सीकिंग करते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते हैं, अल्टीमेट एम हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। ठीक है, और ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जैसे कि मास्लो का कॉन्सेप्ट है। ये मास्लो ने जो हेरिडिटी नीड दी थी उनके अंदर इन्होंने हायरार्की नीड दी थी, हायरार्की में मतलब ऐसे स्टार्ट ऐसे नहीं होता कि पहले आप सेल्फ एक्चुअलाइज अचीव कर लेंगे देन नहीं। सबसे पहले आपकी जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, जिसके अंदर आप हंगर, फूड वगैरह का ड्रिंक, जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है जो आपके शरीर के लिए ज़रूरत है, खाना पीना सोना, ये सब आएगा। देन आपके आते हैं सेफ्टी, क्योंकि बाहर आउटसाइड दी वर्ल्ड में तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, डेंजरस चीज़ें हैं जो आपको हार्म कर सकती हैं। आपके पास सोर्स ऑफ मनी भी है तो बाहर लेके बैठेंगे तो चोरी करके लोग भाग जाएंगे। ह्यूमन बीइंग भी आजकल खुद में एक बहुत ही डेंजरस है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं आपको हार्म कर सकती है, तो आपको एक सेफ्टी की ज़रूरत है। तो आपने घर बनाया, उस घर के अंदर अपना मनी, खुद को, अपने रिसोर्सेज को सेव रखना, तो ये आपकी दूसरी नीड है। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, जब आपके पास घर भी हो गया, जैसे कि आपके पास खाने पीना है सब कुछ है, फिर आपके पास एक खुद का मकान है, घर है, देन क्या करेंगे, आपको चाहिए लव वंस। अब आपके लव वंस की जो नीड्स है, बिलोंगिंग नीड्स, वो कि आपकी फैमिली हो, कोई ऐसा इंसान हो जो आपसे प्यार करे, समवन ही और शी लव्स यू, है ना। तो आप यहाँ पर फैमिली बिलोंगिंगनेस की बात करते हैं। देन आता है आपकी सेल्फ स्ट्रीम, ये आपके आते हैं आपके ड्रीम्स को लेकर, आपके गोल्स को लेकर। ठीक है, देन आते हैं आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे आप हाई लेवल ऑफ नीड है, ये हाई लेवल की नीड्स। और ये ऐसा होता है कि जब तक आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं होगी ना, तो आप सेफ्टी के बारे में नहीं सोचेंगे, आप बिलोंगिंगनेस के बारे में नहीं सोचेंगे, आप सेल्फ स्टीम के बारे में नहीं सोचेंगे। बट ऐसा हो सकता है कि आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स और बिलोंगिंग नीड्स पहले से फुलफिल हो रही हो, ये भी हो सकता है। जैसे कि हमें खाना, अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है
सिंपल सी बात है, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो ही रही होंगी, है ना। और उसके पास सेफ्टी घर भी होगा खुद का, और देन फैमिली है, सब कुछ है, और मे बी कोई रिलेटिव है, मैरिड है, कोई ना कोई एट सम पॉइंट तक बिलोंगिंगनेस भी होगी। अब उसको अपने गोल्स पर फोकस करना है, ठीक है। उसके कुछ गोल्स होंगे तो उसकी ये वाली नीड कुछ इंपॉर्टेंट होगी। देन जब सब सारी नीड्स फुलफिल हो जाती है तो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड आती है। जैसे कि गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पर है, मतलब इनके विचारधाराओं से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पर। फ्री विल की नीड्स होती हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे कार्ल रॉजर्स। ये है कार्ल रॉजर्स। इनका पर्सन सेंटर्ड थ्योरी अप्रोच इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने सेल्फ थ्योरी दी है। इन्होंने कहा कि एक आइडल सेल्फ होता है, एक रियल सेल्फ होता है। आइडल सेल्फ जो हम कुछ सोचते हैं ऐसा ऐसा होना चाहिए, बट रियलिटी में अलग कंपोनेंट होते हैं। और ये जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है ना, ये थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी है। अभी एक बार मैं सारी की सारी फोर्सेस बताऊंगी आपको। तो ये थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी है। ये फ्री विल पर मानती है, और ये डिटर्मिनेस के कॉन्सेप्ट को मानती है। वो देखती है कि जो बिहेवियर है ना, जो ह्यूमन इंसान का, जो ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर, वो बियॉन्ड कंट्रोल है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ कंट्रोल तो ना कर सकते, लोग इन वो हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं। देन आती है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। देखो, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी से पहले हम फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी समझ लेते हैं। फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी, सबसे पहले साइकोलॉजी की फोर्सेज आती है बिहेवियरिज्म। जो बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट आया था। देन आती है हमारी साइको एनालिसिस। देन थर्ड फोर्स है हमारी ह्यूमनिज्म, ठीक है। फोर्थ फोर्स की बात करें तो हमारी पॉजिटिव साइकोलॉजी आती है। और फिफ्थ फोर्स में हमारी सोशल जस्टिस आता है। तो ये पांच फोर्सेस हैं जो साइकोलॉजी में आती हैं, ठीक है। अब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड हैं साइकोलॉजी में। जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप डायग्नोस और ट्रीटमेंट देते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड। फिर आते हैं आपके कॉग्निटिव साइकोलॉजी। सबसे पहले तो वैसे बिहेवियर आता है, बिहेवियर साइकोलॉजी। बिहेवियर साइकोलॉजी में आप बिहेवियर्स को जो है उसको इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। देन आपके क्लिनिकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, इसमें काउंसलिंग भी हो गया। फिर है काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी में आप एकेडमिक्स, सोशल, देन आपके कैरियर एडजस्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और कॉग्निटिव में तो मेंटल प्रोसेसिंग्स को आप डील करते हैं। देन हो गया क्रॉस कल्चर। क्रॉस कल्चरल के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स को स्टडी करते हैं, एथनिक ग्रुप को स्टडी करते हैं, कि कंपेयर करेंगे जैसे कि इंडिया और चाइना के कल्चर में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस हैं, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू पर कोई भी एक टॉपिक उस पर क्या सोचते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी, इंडियन के कल्चर की डिफरेंट आइडियोलॉजी है, ये चाइना के कल्चर की अलग आइडियोलॉजी है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कि वो इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल पर बात करते हैं। बट जो एशियन कंट्रीज हैं, जैसे कि आपकी जापान हो गया, इंडिया हो गया, जो इस आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं, वो कलेक्टिव अप्रोच को समझते हैं, ठीक है। वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी को नहीं देते हैं। जैसे कि अब ये दिखता भी है, जैसे कि जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, यहाँ लोग अकेले अकेले भी रहते हैं, कोई बड़ी डील नहीं है। बट यहाँ पे सब फैमिलीज में रहते हैं, एशियन कंट्रीज में फैमिली होगी, तो यहाँ पे जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है। लोग ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप में अपने आप को आइडेंटिफाई, मतलब एक आइडेंटिटी होती है कि वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है। चाहे कुछ भी हो सकता है, आपका रिलीजन, कास्ट, या कुछ जेंडर बोल सकते हैं आपको, कि आप पर्टिकुलर जेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे लोग कलेक्टिविज्म अप्रोच पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। बट जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो इंडिविजुअल अप्रोच पर बिलीव करते हैं, खुद की फ्रीडम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। देन आती है डेवलपमेंट।
डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है वो बात करती है हमारे कि हाउ पीपल ग्रो एंड चेंज टाइम टू टाइम फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू डेथ। इंसान के पैदा होने से डेथ तक उनकी पूरी लाइफ में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, और वो हर डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस में होता है। सिर्फ ये नहीं कि फिजिकली आपकी बॉडी बढ़ रही है, नहीं, आपके मेंटल डेवलपमेंट क्या होंगे, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होंगे, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, आपके क्या कहते हैं सोशल डेवलपमेंट होते हैं। तो डिफरेंट एरियाज में अलग अलग डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू डेथ तक पूरी स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। देन इसमें आगे आपका एनवायरमेंटल साइकोलॉजी भी होता है, जिसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन पीपल और फिजिकल नेचर जो है हमारा, इसके बीच में स्टडी करते हैं। जैसे कि देखो, पोल्यूशन है, पोल्यूशन की वजह से क्या है, हमारा ह्यूमन बीइंग की जो वे ऑफ बिहेवियर, थॉट, लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज हो रहा है। ये लाइफस्टाइल जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, वो इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं हम पे प्रभाव डालता है। तो उसको स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है उसको स्टडी करते हैं। देन आता है पर्सनैलिटी, जिसमें आपके पर्सनल ट्रेट्स जो हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होते हैं उसको स्टडी करते हैं। देन आता है हमारे साइकोलॉजी ऑफ वीमेन, वीमेन की साइकोलॉजी की, हाउ वुमेन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड, वायलेंस कैसे हो रही है उनके खिलाफ। एंड स्कूल साइकोलॉजी, जिसमें आप छोटे बच्चे हैं स्कूल्स में, प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पर, हायर क्लासेस में, उनके बारे में किस तरीके से आप उनकी स्टडी कैसे उनको बेटर वे में कर सकते हैं। देन आता है आपको सोशल साइकोलॉजी, जिसमें हाउ पीपल अंडरस्टैंड फील अदर्स फीलिंग्स। तो ये है कुछ फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो आज का चैप्टर में कंप्लीट करते हैं। तो आज हमने पढ़ा डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ी हैं। तो उसमें स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरलिज्म, साइकोएनालिज्म, कॉग्निटिव एंड ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट पढ़े। देन हमने ये पढ़ा इसके अंदर ये कहते हैं फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। एंड इसी के साथ आज का चैप्टर हम जो है ख़त्म करते हैं। सो दैट्स माय चैनल, आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे फॉलो करें टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर और इंस्टाग्राम पर। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लोगों को शेयर करें, और इंटरेस्टिंग वीडियोस धीरे धीरे हम लाते रहेंगे इस पूरे साइकोलॉजी सीरीज़ में। एंड थैंक यू सो मच, बाय।